नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जोधपुर जिले से और जोधपुर जिले के अंदर एक बिश्नोई गांव आता है। इसी बिश्नोई गांव में रहने वाली सुलोचना देवी। सुलोचना देवी की उम्र लगभग 37 से 38 साल के आसपास की होती है। इसके पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी होती है और इसका 12 साल का एक बेटा होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है। जितेंद्र कक्षा 6 में अपनी पढ़ाई किया करता था। इसकी माँ ने इसके अच्छे तरीके से परवरिश की थी और परवरिश करके इसको 12 साल का पाल-पोस कर बड़ा कर दिया था। अब ये लड़का हर रोज़ सुबह के 8 बजे स्कूल में जाता था, 2 बजे के आस-पास अपने घर पर वापस आ जाया करता था। दूसरी तरफ सुलोचना के पास अपनी 4-5 भैंसें होती हैं और उन भैंसों के लिए वो चारा काटने के लिए खेत में भी जाया करती थी। गाँव के अंदर ही एक जमींदार होता है जिसका नाम अर्जुन सिंह होता है, जिसके पास 37 एकड़ ज़मीन होती है। उसके खेत से ये महिला हर रोज़ चारा काट कर लाया करती थी। बदले में ये अर्जुन सिंह के पशुओं के लिए चारा भी काट दिया करती थी और इस तरह से अर्जुन सिंह इसको फ्री में यानी मुफ्त में ही चारा दे दिया करता था। अर्जुन सिंह जमींदार बहुत ही सरल स्वभाव का और अच्छा इंसान होता है। लेकिन जो अर्जुन सिंह का बेटा होता है दुष्यंत सिंह, उसका चाल-चलन ठीक नहीं होता है। अर्जुन सिंह को जैसे ही 2 दिनों के लिए किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो अर्जुन सिंह अपने बेटे दुष्यंत को कहने लगता है कि बेटा 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम घर का भी ख्याल रखना, साथ में खेत का काम-काज का भी ध्यान रखना, लेकिन कोई गलती मत कर देना। क्योंकि अर्जुन सिंह अपने बेटे के चाल-चलन को अच्छे तरीके से जानता था। जैसे ही अगला दिन होता है तो ये महिला सुलोचना देवी अब अर्जुन जमींदार के खेतों में चारा लेने के लिए चली जाती है और जैसे वो चारा काट रही होती है तो वहां पर अर्जुन सिंह का बेटा दुष्यंत अपने नौकर बब्बन सिंह के साथ खेत में पहुंच जाता है। जैसे ही दोनों खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक खूबसूरत महिला सुलोचना देवी चारा काट रही होती है। दुष्यंत इसके पास आता है और इसको चारा काटते हुए देखने लगता है। ये महिला काफ़ी खूबसूरत होती है और दुष्यंत को ये काफ़ी अच्छी भी लगने लगती है। दुष्यंत अभी कहने लगता है कि सुलोचना, तुम खेतों में चारे काटने का काम-काज क्यों करती हो? तुम मेरे घर में नौकरानी का काम करना शुरू कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने वाला हूँ। तब ये सुलोचना देवी कहने लगती है कि जमींदार साहब, मेरे पास 4-5 पशु हैं, मैं उनके लिए चारा काटती हूँ, सारा दिन इसी में निकल जाता है। लेकिन मैं बदले में तुम्हारे घर में छोटे-मोटे काम-काज भी कर देती हूँ, जिसके चलते तुम्हारे पिता अर्जुन सिंह हमें थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं और इस तरीके से हमारा गुज़ारा अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन दुष्यंत की इस महिला पर नीयत खराब हो चुकी थी और जैसे ही दुष्यंत इस महिला के साथ बातचीत कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक पुलिस जीप पहुँच जाती है और उस जीप के अंदर से एक पुलिस दरोगा निकलता है जिसका नाम रविंद्र होता है। रविंद्र अर्जुन सिंह जमींदार से मिलने के लिए इस गाँव में आया था। लेकिन जैसे ही वह दुष्यंत के पास चला जाता है तो पूछने लगता है कि दुष्यंत, तुम्हारे पिता अर्जुन कहाँ है? मुझे उनसे ज़रूरी काम था। अब दुष्यंत अब इस रविंद्र पुलिस दरोगा को कहने लगता है कि साहब, बड़े दिनों बाद हमारे खेत में आए हो, मुझे सेवा करने का मौका दो। अब रविंद्र कहने लगता है कि तुम्हारे खेत में तो अच्छे खासे कमरे भी बने हैं, चलो वहीं पर बैठ जाते हैं और आज थोड़ा बहुत मौज-मस्ती कर लेते हैं। और इसके बाद रविंद्र कुमार और साथ में ये दुष्यंत, ये दोनों ही खेत में बने कमरे में चले जाते हैं और फिर अब दुष्यंत अपने नौकर बब्बन को कहने लगता है कि बब्बन, तुम ऐसा करो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ और एक अच्छी-सी शराब की बोतल लेकर आओ। इसके बाद बब्बन सिंह अपने मालिक की मोटरसाइकिल उठाता है और अच्छी खासी शराब लेकर आ जाता है। फिर इसके बाद रविंद्र कुमार और दुष्यंत दोनों बैठकर शराब पीने लगते हैं। रविंद्र कुमार ने भी उस महिला सुलोचना को देख लिया था। रविंद्र कुमार अब दुष्यंत को कहने लगता है कि वो जो खेत में महिला काम कर रही थी वो कौन है? तभी दुष्यंत कहने लगता है कि वो हमारे घर पर काम करने वाली नौकरानी है। अब रविंद्र कहने लगता है कि उस महिला को यहीं पर बुला लो। आज हम जो है उस महिला के साथ ही यहाँ पर थोड़ा समय गुज़ारने वाले हैं। और इसके बाद रविंद्र पुलिस दरोगा और साथ में दुष्यंत, ये दोनों ही उस महिला के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद सुलोचना देवी इस दुष्यंत को कहने लगती है कि साहब, मैंने अपना चारा भी काट लिया है, साथ में तुम्हारे पशुओं का चारा भी काट दिया है। लेकिन दुष्यंत और रविंद्र कुमार दोनों कहने लगते हैं
कि अब तुम्हें हमारे साथ कमरे में चलना पड़ेगा। देखते ही देखते सुलोचना देवी वहां पर सारी बातें समझ जाती है। वह दोबारा से इन दोनों को कहने लगती है कि मैं ऐसी वैसी महिला नहीं हूं, मैं ये काम काज करने वाली नहीं हूं। और फिर इसके बाद ये दोनों ही यानी कि रविंद्र कुमार और साथ में दुष्यंत इस महिला के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सुलोचना देवी को भी गुस्सा आने लगता है और इसके बाद जब दुष्यंत इस महिला के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो फिर ये महिला इस दुष्यंत के गाल पर एक तमाचा जड़ देती है। फिर दुष्यंत को भी काफी गुस्सा आने लगता है और दुष्यंत देखते ही देखते इस महिला के कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है। इसी बीच सुलोचना का 12 साल का बेटा भी उस खेत में पहुंच जाता है और जैसे ही वो इस पूरे घटनाक्रम को देखता है तो उसको काफी गुस्सा आने लगता है। और फिर इसके बाद वो 12 साल का लड़का इन तीनों के पास पहुंच जाता है और इसके बावजूद भी रविंद्र और दुष्यंत की हरकतें बंद नहीं होती है। दुष्यंत लगातार उसके कपड़े फाड़ने लग जाता है। अब ये बात इस 12 साल के बेटे जितेंद्र से बर्दाश्त नहीं होती है और इसके बाद रविंद्र और दुष्यंत दोनों कहने लगते हैं कि तुम्हारी जैसी नौकरानी तो हमारे पास हमारे घर पर हर रोज आती जाती हैं। तुम भी एक ऐसी ही महिला हो जो रात के समय में लोगों के साथ गलत काम करती हो। अब जो जितेंद्र होता है इन बातों को सुन नहीं पाता है। पास में ही एक दरांती पड़ी होती है जो कि चारा काटने के लिए लाई गई थी। अब उस लड़के जितेंद्र की नजर जैसी दांती पर पड़ जाती है तो देखते ही देखते जितेंद्र उस दांती को उठा लेता है और दांती उठाने के बाद वह अब इस दुष्यंत के पास चला जाता है और दुष्यंत के पेट के अंदर वो दरांती घुसेड़ देता है। दुष्यंत के पेट से खून निकलना शुरू हो जाता है और इसके बाद रविंद्र दरोगा जैसे ही उसकी माँ के कपड़ों को फाड़ना शुरू कर देता है तो इस जितेंद्र से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और जितेंद्र इसके बाद बड़ी जल्दी जल्दी में इस पुलिस दरोगा रविंद्र कुमार के पेट में भी दांती घुसा देता है। अब रविंद्र भी नीचे गिर जाता है और इस तरह से दोनों के शरीर से काफी खून बहने लगता है। जितेंद्र यहीं पर नहीं रुकता है। जब तक उसकी माँ सुलोचना उसको पकड़ती तब तक ये जितेंद्र नाम का लड़का उस पुलिस दरोगा का गला काट चुका होता है और जैसे ही गला कट जाता है तो बब्बन जो नौकर होता है वो इस पूरी घटना को देख रहा होता है। बब्बन नौकर वहां पर शोर मचाना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है और बब्बन जब देखता है कि दुष्यंत वहां पर मर चुका है और रविंद्र भी तड़प रहा होता है तो बब्बन नौकर वहां से दौड़ता हुआ गांव में पहुंच जाता है और गांव में पहुंचने के बाद पूरे गांव में इस घटना को आग की तरह फैला देता है। जैसे गांव वालों को इस बात के बारे में पता चलता है तो गांव वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 12 साल के छोटे से लड़के ने ये कैसा कांड कर दिया है। और इसके बाद ये जो नौकर होता है बब्बन सिंह अपने मालिक अर्जुन सिंह के पास फोन कॉल करता है और 2 घंटे के बाद अर्जुन भी गांव में पहुंच जाता है। तब तक बब्बन पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर चुका होता है और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो फिर बब्बन नौकर के साथ पुलिस खेत में भी पहुंच जाती है और खेत में पहुंचने के बाद देखती है कि रविंद्र और दुष्यंत की लाशें वहां पर पड़ी हुई थी, उनके शरीर से खून बह रहा होता है। इसके बाद पुलिस इन दोनों के शव को बरामद कर लेती है और फिर इसके बाद सुलोचना की तलाश करना शुरू कर देती है। सुलोचना अपने बेटे जितेंद्र को लेकर अपने मायके में पहुंच जाती है लेकिन पुलिस को इस बात की खबर कानो कान खबर नहीं पड़ती है और पुलिस लगातार उसको तलाशती रहती है। लगभग 2 दिन का वक्त लग जाता है और पुलिस को कहीं से पता चलता है कि सुलोचना देवी अपने बेटे जितेंद्र को लेकर अपने मायके में चली गई है। पुलिस वहीं पर पहुंच जाती है और फिर पुलिस सुलोचना देवी और उस 12 साल के बेटे जितेंद्र को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और दोनों से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। और इसके बाद पुलिस जैसे ही इस महिला सुलोचना से सवाल जवाब करने लगती है तो सुलोचना अपनी पूरी कहानी को पुलिस वालों के सामने बयां कर देती है। लेकिन जितेंद्र अपनी बहादुरी दिखाते हुए वहां पर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि उन दोनों का कत्ल मैंने किया है। वो दोनों मेरी माँ के साथ जबरदस्ती कर रहे थे इसलिए मैंने उन दोनों का कत्ल कर दिया है। और जैसे ही पुलिस इस छोटे से बच्चे की इन बातों को सुनती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक 12 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है।
और इसके बाद इन दोनों के बयान लेकर फिर इनके खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर दी जाती है। इन दोनों पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। जैसे ही दोनों को जज साहब के सामने पेश किया जाता है, तो वहाँ पर जज साहब इस 12 साल के लड़के को बाल सुधार गृह में भेज देता है। इस पूरे घटनाक्रम में जितेंद्र ने अपनी माँ के लिए जो कुछ किया था वो क्या सही था या फिर गलत था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।